कई बार कुछ शातिर बदमाश इस तरह से क्राइम को अंजाम दे जाते हैं, वो पुलिस के लिए भी चैलेंज होता है। पुलिस के भी उस केस के खुलासा करने में एडी से चोटी तक का पसीना छूट जाता है। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लेडीज़ अपने परिवार के साथ बड़े ही अच्छे से रहा करती है और एक दिन अचानक उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली होते हैं। लगभग 2 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है और 2 महीने के बाद जो खुलासा होता है, उस खुलासे को देखकर पुलिस भी एक बार के लिए सन्न रह जाती है और पुलिस यही कहने के लिए मजबूर हो जाती है कि पता नहीं क्राइम करने वाले कितने शातिर हैं और वो कितने शातिर तरीके से ऐसे क्राइम को अंजाम दे डालते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सुन्न हो सकते हैं और आपको भी लगने लगेगा कि इस तरह के क्रिमिनल भी हमारे जहां में ऐसे ही घूम रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है जालंधर और इसी के फिरोजपुर का एक बस्ती टोकाबली एक एरिया पड़ता है। बस्ती टोकाबली एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मनमोहन सिंह, जिसकी उम्र होती है 34 साल, उसकी पत्नी का नाम पूजा होता है, जिसकी उम्र होती है 30 साल। मनमोहन सिंह के जो पिता होते हैं सुभाष, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते हैं। मनमोहन भी MBA की पढ़ाई कर चुका होता है और वो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और दोनों शाम को अपने घर आया करते हैं। 27 नवंबर 2018 का वाक़या होता है, जब मनमोहन सिंह शाम को 6 साढ़े 6 बजे के वक्त अपने घर पर पहुंचता है। घर की बेल बजाता है तो अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर दोबारा से बेल बजाता है, लेकिन फिर भी उसे घर के अंदर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो दरवाजे पर हाथ लगाकर देखता है तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ है। अब एकदम से ही मनमोहन को चिंता होने लगती है। वो अपनी पत्नी पूजा को आवाज़ लगाता है, कहने लगता है कि पूजा, तुम कहाँ हो और ये दरवाज़ा किस तरह से खुला हुआ है। जैसे ही अंदर की तरफ जाकर देखता है तो सारे कमरों में घूम कर आ जाता है, लेकिन कहीं भी उसकी पत्नी उसे दिखाई नहीं देती। थोड़ी ही देर में उसके पिता सुभाष भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुभाष भी अपने बेटे के साथ मिलकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं, अपनी बहू को ढूंढने लगते हैं। और आसपास के लोगों में से एक महिला कहने लगती है कि तुम्हारे घर पर एक व्यक्ति आया था, अब मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन था। उसके बाद उनको भी ऐसा ही लगने लगता है कि कहीं हमारे घर पर कोई आया है, लेकिन पूजा ने हमें बताया क्यों नहीं। लोग वहाँ पर काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी मात्रा में लेडीज़ भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखती हैं तो एक कमरे के अंदर बेड से एक चोटी दिखाई देती है, जो बेड से बाहर की तरफ निकल रही होती है। एक लेडीज उस चोटी को खींचने का प्रयत्न करती है, लेकिन खींच नहीं पाती। तुरंत ही वो शोर मचाने लगती है और जो मनमोहन सिंह है वो कमरे के अंदर जाता है और जैसे ही बेड को खोला जाता है तो उस बेड के अंदर उसकी पत्नी पूजा की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर एकदम से ही वहीं पर वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाता है। उनमें से ही एक व्यक्ति तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है और उस मनमोहन को पानी पिलाया जाता है। थोड़ी देर बाद मनमोहन को होश आ जाता है। इधर मनमोहन अपने ससुराल में भी फ़ोन कर देता है। जो पूजा के पिता होते हैं वो भी दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और बड़ी ही बारीकी से उसकी छानबीन करती है। तो पुलिस जो पहला दृश्य देखती है कि उस लेडीज़ के गले पर निशान है और गले के निशानों को देखकर एकदम से जान जाती है कि इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या की है। अब पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घर वालों से तमाम तरह की पूछताछ करने लगती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करने लगती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर पुलिस इन दोनों के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है। इधर मनमोहन सिंह की भी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, इधर पूजा की मोबाइल की भी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, लेकिन इन दोनों के मोबाइल पर कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता जिससे कि पुलिस को शक हो सके कि इन्होंने ही किसी क्राइम को अंजाम दिया है। उसके बाद पुलिस के हाथ खाली होते हैं। पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगाती है, लेकिन
खबरी भी कोई खबर नहीं दे पाते। लगभग 2 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है और 2 महीने का समय बीतने के बाद जो मनमोहन सिंह होता है वो अपनी अलमारी को खोलता है और अलमारी के अंदर जाकर देखता है कि इसके अंदर जो गहने थे वो गहने गायब हैं। तुरंत ही दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, हमारे घर में चोरी भी हुई है, हमारे घर से गहने भी गायब हैं। इसने कभी भी चोरी के एंगल से कोई जांच पड़ताल नहीं की थी। पुलिस एकदम से ही हरकत में आती है और उसके घर का रुख किया जाता है। तो अलमारी देखी जाती है तो उसमें साफ जाहिर होता है कि यहाँ से कुछ गहने चुराए गए हैं। उसके बाद पुलिस नज़दीकी सुनारों के पास पहुँचती है और उन सुनारों से कहती है कि इस तरह के अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तुम्हारे पास सोने बेचने के लिए आए तो हमें तुरंत ही खबर कर देना। कुछ दिन का समय ऐसे ही बीतता है और कुछ दिन के बाद ही एक व्यक्ति सोने की टूमें बेचने के लिए उनके पास पहुंच जाता है और जैसे ही सुनार के पास पहुंचता है तो सुनार तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को अपने कब्जे में लेकर उसे थाने पहुंच जाती है। इधर मनमोहन सिंह को भी खबर कर दी जाती है। मनमोहन सिंह मौके पर पहुंच जाता है और जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम इतना चौंक क्यों गए हो, तब मनमोहन सिंह बताता है कि साहब, ये कोई और नहीं, ये मेरे मामा का लड़का अजय है। अब जब इस तरह का वाक्य सुनती है तो पुलिस का शक एकदम से अजय के ऊपर पूरा का पूरा मंडराने लगता है और पुलिस जब अजय से सख्ती के साथ बातचीत करती है तो अजय पहले घुमाने का काम करता है, पुलिस को इधर उधर गुमराह करता है। लेकिन अजय की बैकग्राउंड के बारे में जब पुलिस जानती है तो पता चलता है कि एक नशेड़ी टाइप का लड़का है जो नशे की वजह से अपने घर से भी कई बार चोरी कर चुका है और चोरी करके इसी तरह से ये सामान बेचकर अपने नशे की पूर्ति किया करता है। अब पुलिस उसे अपने रवैये से, जोर दबाव से जब पूछताछ करती है तो अजय एकदम से टूट जाता है और है कि साहब 27 नवंबर 2018 का वाक़या होता है जब मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और पैसों की तलाश में मैं इधर उधर कई लोगों से बातचीत करता हूं, लेकिन कोई भी मुझे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। फिर मैं अपने ही बुआ के लड़के के घर पहुंच जाता हूं, मनमोहन सिंह के। वहां जाकर देखता हूं तो मेरी भाभी पूजा मुझे वहां दिखाई देती है। जब मैं पूजा से जाकर कहता हूं कि भाभी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसी समय पूजा अलमारी के अंदर कुछ सामान देख रही थी। अब अलमारी को खुला छोड़कर वो मेरे से कहने लगती है कि आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही पूजा चाय पानी लेने के लिए अंदर चली जाती है, मैं जाकर अलमारी को देखता हूँ तो उसके अंदर मुझे पैसे तो नहीं मिलते लेकिन बहुत सारे गहने मुझे मिलते हैं। अब मेरे अंदर ऐसा लालच पैदा हो जाता है कि अब मैं कई साल तक इनसे आराम से ऐश कर सकता हूँ। फिर मैं सारे गहनों को एक पोटरी के अंदर बांधता हूँ और वहाँ से लेकर उन्हें फ़रार होने लगता हूँ। तभी पूजा आ जाती है। पूजा मेरा विरोध करती है और मेरे से कहती है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो मैं पैसे तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन तुम इस सोने चांदी को क्यों लेकर यहाँ से जा रहे हो। मेरे अंदर ऐसा लालच भर चुका था कि मैं उन सबको लेकर वहाँ से भाग जाना चाहता था और भागने लगता हूँ। फिर पूजा भागकर मेरा विरोध करती है, मुझे पकड़ लेती है। फिर मैं उसे धक्का मारता हूँ, धक्का मार के वो ज़मीन पर गिर जाती है। दोबारा फिर मेरे पैरों को पकड़ लेती है। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मन में इतना लालच भरा हुआ था कि इन सोने चांदी को मुझे यहाँ से लेकर ही जाना है। फिर मैं पूजा के गले को दबाने लगता हूँ और तब तक गले को दबा कर रखता हूँ जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। जब उसकी मौत हो जाती है तो मैं अंदर से कांपने लगता हूँ। मेरे अंदर डर पैदा हो जाता है और मुझे लगने लगता है कि अब तू पकड़ा जाएगा। फिर बेड को खोलता हूँ और उठाकर उस डेड बॉडी को बेड के अंदर डालकर वहाँ से गेट को बंद करके चुपचाप फरार हो जाता हूँ। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो एक बार के लिए पुलिस भी दंग हो जाती है और सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि हम इस एंगल से तो कभी तलाश कर ही नहीं रहे थे। अगर ये मनमोहन हमें आकर नहीं बताता तो शायद ही हम इस एंगल पर पहुंच पाते और इस क्रिमिनल को पकड़ पाते। यहाँ पर क्रिमिनल भी बहुत बड़ा शातिर होता है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। इधर जो मनमोहन होता है वो रोने लगता है और उसी अपने बुआ के लड़के से पूछताछ करने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुझे पैसों की ज़रूरत थी तो तू मेरे से आकर मांग सकता था, मेरे से पैसे ले जाता। अगर तुझे सोना भी लेकर जाना था तो तू सोना भी लेकर जाता, लेकिन तूने मेरे पत्नी को क्यों मारा, तूने मेरे घर को क्यों उजाड़ दिया, मेरा बसा बसाया घर तूने उजाड़ दिया है। मेरा घर तो तूने उजाड़ दिया और आज तू खुद जेल के अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर
ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये कितना बड़ा क्राइम हुआ है, स्पेशल ही नशे की वजह से हुआ है। अगर वो व्यक्ति नशे की आदत में नहीं होता, नशे की हालत में भी नहीं होता, तो शायद इतने बड़े क्राइम को अंजाम नहीं दे पाता। दोस्तों, उसने अपने नशे को बरकरार रखने के लिए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,